नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सुमित जी, राहुल गांधी एक जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, लेकिन वो जब उनका मन करता है किसी भी देश पहुंच जाते हैं। अभी खबरें आ रही हैं कि उज्बेकिस्तान गए थे। तो क्या काम हो सकता है उनको उज्बेकिस्तान का? यूके और अमेरिका तो समझ में आता है। नहीं, उनका तो कोई भी चीज़ समझ नहीं आती। बैंकॉक भी जाते तो हमें समझ नहीं आती वहाँ क्या करने गए हैं। और आपने बोला कि इनका समझ नहीं आता, तो इनका तो कुछ भी समझ नहीं आता। इनको तो बोला हुआ, इनको खुद को भी समझ नहीं आता, हमें तो क्या समझ आना है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये जो ट्रिप है राहुल गांधी का, हम्म। ये कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है इस टाइम पर, जबकि असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं 5 स्टेट्स के अंदर। उस टाइम पर जब गर्मी सर्दी इतनी बड़ी हुई है, पूरा माहौल गर्म है, और ये एक देश छोड़कर बिना किसी को बताए, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट प्लेयर है हमारे सारी पॉलिटिकल सिस्टम का, ये गायब हो गया और पूरा सीक्रेट रखा गया। ये तो चलो वहां पर कोई लोग थे जिन्होंने फोटोज बनाकर भेज दी, तो हमें पता लगा कि ये उज्बेकिस्तान में गया है। लेकिन इन्होंने इतना सीक्रेसी में रखने की जरूरत क्या थी? दैट मीन्स कुछ तो ऐसा काम था। जैसे 2008 का एग्रीमेंट है, इतना बड़ा सीक्रेट है, आज तक बाहर निकाला नहीं इन्होंने, कुछ तो राज है उसमें। वही काम अब उज्बेकिस्तान के ट्रिप का भी है। इसका खुलासा करेंगे आज पूरा डिटेल में। मेरे पास पूरी इन्वेस्टिगेशन है इसकी कि क्या हुआ, किसके साथ गए, वहां पर क्या किया, और अब भारत में क्या होने वाला है। ये सारी बातें आज आपके सारे दर्शकों को हम समझाने वाले हैं। क्या लगता है आपको, क्या इस दौरे का कनेक्शन विधानसभा चुनाव से है, 2024 से है, या फिर जो कतर में हमारे 8 एक्स नेवल ऑफिसर्स हैं जिनको की फांसी की सजा सुनाई गई है, उनसे कोई कनेक्शन है? क्योंकि कतर और उज्बेकिस्तान बड़े क्लोज नेशंस माने जाते हैं। अंजू जी, राहुल गांधी एक ऐसा इंसान है जो कभी भी कोशिश भी नहीं करेगा कि कतर में अगर इनके रिलेशंस भी हों, कि वो नेवल की ऑफिसर्स को छुड़ाया जाए। ये तो चाहते हैं कि उनको लटकाया जाए वहां पर, और इन्हें एक पॉलिटिकल विन मिले, ताकि ये लोगों को बोल सकें कि देखिए मोदी जी ने कुछ किया ही नहीं। ये जो इतने साल बाहर रिलेशंस बनाते रहे, ये इस उसको यूज ही नहीं कर सकते। इनकी फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली फेल है। लेकिन देखिए, ये तो मुद्दा हो गया एक, कि भाई क्या ये कोई इन्फ्लुएंस करने की बात कहे थे? नॉट एट ऑल। ही वेंट टू बेग फॉर हेल्प इन हिज असेंबली इलेक्शंस आल्सो। क्योंकि अगर ये असेंबली इलेक्शंस जीत जाते हैं तो एक हवा बनेगी कि कांग्रेस इज बैक। जैसे लास्ट जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर इन्होंने हिमाचल जीत लिया, कर्नाटका जीत लिया, तो एक हवा बनी कि यस, राहुल गांधी इज नाउ मैच्योर्ड। बहुत बुद्धिजीवी हैं भारत के अंदर, जो मीडिया के अंदर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि नाउ ही इज बैक विद अ बैंक। वैसे तो 19 साल से ही इज बीइंग बैंक्ड, बट नाउ पीपल आर सेइंग ही हैज कम विद अ बैंक। तो एक हवा बनाने की कोशिश है। अगर ये 5 स्टेट्स के अंदर भी ये खुदा ना खास्ता कोई 1-2 स्टेट्स जीत भी गए, इन्होंने वही काम करना है। लोगों के अंदर एक भ्रम तो आता ही है कि शायद कांग्रेस इज नाउ बाउंसिंग बैक। तो उसके लिए गया था वहां पर, किसी को मिलने के लिए। और जो मिलने गया था वो थी रेजीम चेंज की एक्सपर्ट, यूएसए की लेडी, जो मानी गई है दूसरे कंट्रीज के अंदर इंटरफेयर करना, दूसरे कंट्रीज के अंदर रेजीम को चेंज करना, गवर्नमेंट्स को गिराना। उसके जो उसका मुद्दा है आज की डेट में, 2 कंट्रीज हैं जिसके अंदर पूरे जोर से लगी हुई है। एक है बांग्लादेश, जहां पर वो पूरा सतर्क है कि वहां पर जो गवर्नमेंट आज की डेट में है वो थोड़ा सा प्रो भारत है। वो चाहती है कि वहां पर गवर्नमेंट गिरी जाए। और भारत ने यूएसए को ऑलरेडी बोल भी दिया, डोंट टच अवर बैकयार्ड। लेकिन वो हट नहीं रही। क्यों? उसको शुरू से आदत पड़ी हुई है ओबामा के टाइम से। और अभी राहुल गांधी स्पेशली उसको मिलने गया, वो भी वहां पर 2 दिन के लिए आई हुई थी, ये भी उसको मिला है। और मिलकर इसने वही बातें करी हैं कि भारत के अंदर रेजीम चेंज करने में इनकी हेल्प की जाए। और उसके लिए जो अमेरिका को भारत से चाहिए, भारत वो करेगा जैसे ही ये प्रधानमंत्री बन जाएगा। दैट मीन्स इन्होंने देश को ऑलरेडी चाइना के हाथों में, पाकिस्तान के हाथों में, और अब अमेरिका के हाथों में भी इन्होंने ऑलरेडी बेच दिया है। ब्लैंक चेक साइन करके दे दिए हैं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, उसके लिए जो मेरे से करवाना है आप मेरे से आज यस करा लीजिए। यही डेंजरस गेम है जिसके लिए वहां पर सीक्रेटली मीटिंग करने गया था, और कुछ भी नहीं है।
लेकिन सुमित जी, जब ये यूके जाता है राहुल गांधी, अमेरिका जाता है, तो वहां पर भी तो सोरोस एंड कंपनी के कितने लोगों से मिलता है। वहां पर भी तो सारे वो एंटी इंडिया लॉबी जो है उन्हीं से मुलाकातें होती हैं। इनकी तो सभाओं में खालिस्तान प्रो के नारे भी लग जाते हैं, जबकि इनकी अपनी दादी का हश्र क्या क्या था खालिस्तानियों ने, वो भी ये भूल जाते हैं। तो अब जो ये गए हैं, क्या अकेले गए हैं, और कौन कौन इनके साथ गए हैं वहां, और कौन कौन थे उस बैठक में, और कैसे ये सारा खुलासा हुआ है? अंजू जी, पहली बात यही, अकेला नहीं गया है। वहां पर एक एक्स प्रधानमंत्री रहे हैं हमारे, उनकी बेटी सोरोस फाउंडेशन में काम करती है, शी इज एम्प्लॉय देयर, वो साथ में थी। मैं अभी उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि कई बार थोड़ा ढकी छुपी बात करना अच्छा रहता है। एक्स प्रधानमंत्री 10 साल हमारे प्रधानमंत्री रहे वो, उनकी बेटी साथ में गई है। और ये जो लेडी है, इसके डीप कनेक्शंस हैं समांथा पावर के, सोरोस के साथ, लेफ्ट विंग मीडिया के साथ। और ये चैंपियन है ह्यूमन राइट्स की, वो भी किसकी, माइनॉरिटीज की। तो ये अब इन्होंने काम पकड़ लिया कि भारत के अंदर कैसे दंगे कराने हैं, कैसे माइनॉरिटीज का इशू खड़ा करना है इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, कैसे जैसे हमास ने काम किया इसराइल के अंदर, और उसके बाद इसराइल को ही बुरा भला अब बोलना शुरू कर दिया, वही काम अब भारत में किया जाएगा। और इसी एजेंडे के ऊपर काम किया है, इसी ऊपर बातें करने गए हैं, क्योंकि समांथा इज नोन, शी इज अ एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। आपको याद होगा सीरिया के अंदर जो कुछ भी हुआ, वहां पर जो वहां की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ जितने भी प्रोसेशंस किए गए, जो भी दंगे कराए गए, वो सारे समांथा वाज द चैंपियन इन दैट। लीबिया के अंदर, यमन के अंदर, सबके अंदर जहां पर भी गंद पड़ा है, समांथा वाज एडवोकेटिंग कि दूसरी पार्टी को थोड़ा सा पावरफुल बनाया जाए, गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा किया जाए, दंगे कराए जाएं और गवर्नमेंट्स को गिराया जाए। आज आप देखिए सीरिया, लीबिया, यमन, इनका क्या हाल है। दे आर द मोस्ट डिस्टर्ब्ड कंट्रीज। और ये लेडी ऐसी है, पहले दंगे कराती है, बाद में बोलेगी कि वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं दे आर सो वीक, दे कैन नॉट हैंडल देयर ओन कंट्री, हमें वहाँ पर अब मिलिट्री भेजनी चाहिए। फिर वहाँ पे ये अपनी मिलिट्री भेजकर वहाँ की कंट्रीज को ये तबाह कर देती है। ये ओबामा के टाइम से चलता आ रहा है। और उसके बाद ये यूनाइटेड नेशंस जो है, वहां पर भी ये स्पोक्स पर्सन रही है अमेरिका की। शी इज अ वेरी पावरफुल लेडी इन द लेफ्ट विंग। और ये हमेशा बात करेगी इक्वालिटी ऑफ स्पीच, ह्यूमन राइट्स। तो ये जो चैंपियन, आपको आप भी समझते हैं ये सारे किसकी फेवर के हैं, एक ही कम्युनिटी है जिसको फेवर करने वाले ये सारी बातें करते हैं। वो जो करते हैं उसके बारे में कभी भी बात नहीं करेगी। अब जब ये 2-3 हफ्ते निकल गए, लोग हमास को भूल गए, अभी पूरा कंसंट्रेशन इजराइल के ऊपर है, तो ये इजराइल के अगेंस्ट बोलना इसने शुरू कर दिया। वही काम अब भारत में शुरू होगा। इसलिए राहुल गांधी बार बार बोलता है, मेरे पास एक ऐसा कार्ड है, मोदी जी कभी जीत ही नहीं सकते, ही कैन नॉट बिकम प्राइम मिनिस्टर अगेन ऑफ दिस कंट्री। वो ठोक के बोलता है, उसे भी पता है कि उसका अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड जीरो है, वो खुद सबसे बड़ा जीरो है इस कंट्री का, इंटरनेशनल पप्पू बोलते हैं उसको। लेकिन उसे एक कॉन्फिडेंस है कि वो देश का प्रधानमंत्री वही बनेगा। क्यों है, क्यों, उसके पीछे ये सारी फोर्सेस हैं, उसको लगता है इनका तोड़ बड़ी बड़ी कंट्रीज निकाल नहीं पाई, मोदी जी क्या निकालेंगे। और यही डर का माहौल है, और यही डर हमें होना भी चाहिए। वी शुड बी स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये लोग जिन्होंने पहले ही देश का सौदा फॉरेन फोर्सेस के साथ कर लिया है, इनसे बचना कैसे है, इनकी चाल में हमने फंसना कैसे है, कैसे नहीं है। और भारत के लोग हैं, मुझे लगता है या तो भोले हैं या बेवकूफ बनने की इनको 1000 साल से आदत पड़ी है, ये फिर बेवकूफ बन जाते हैं। कर्नाटका 5 महीने में ऑलरेडी बैंकरप्ट है, इंडस्ट्री वहां से शिफ्ट होनी शुरू हो गई, हिमाचल तबाह है, आपके सामने है सिचुएशन क्या है, फिर भी लोग इनको सुनने जाते हैं और इन्हें तवज्जो देते हैं। मुझे हैरानी होती है कई बार भारतीयों के ऊपर कि यू कैन नॉट सी व्हाट इज हैपनिंग। मुझे भारत से 4000-5000 किलोमीटर दूर बैठकर दिखता है कि क्या हो रहा है, आपको वहां बैठकर भी दिखता नहीं है, और फिर आप इनको जिता देते हो, इन जोकर्स को। मुझे लिटरली कई बार हैरानी होती है, कैसी कंट्री है हमारी। सुनील जी, सुमित जी, आप जो ये बात कह रहे हैं इस वक्त कि राहुल गांधी के दौरे का एक बड़ा छुपा हुआ एक एजेंडा था, और आपको याद होगा जब डोकलाम में भारत और चाइना की सेनाएं आमने सामने थी, उस वक्त भी ये चोरी छुपे चाइना के राजदूत से मिलने के लिए गए थे। और तब भी इनके जो उस वक्त भी प्रवक्ता होते थे, उन्होंने पर्दा डालने की कोशिश की थी कि नहीं वो नहीं गए हैं, नहीं गए हैं, जब तक कि जो चाइना के राजदूत है उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद तस्वीरें डाल दी थी, तब पोल खुली थी कि वहां पर गए हैं।
तो सवाल तो यही उठता है कि अगर आप किसी देश में जा रहे हैं, आप जा सकते हैं, आपको घूमने की आजादी है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो राहुल गांधी भी, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद है, तो उनको मेरे ख्याल से जानकारी देनी पड़ती है या बताना पड़ता है या परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो ये सब करके जा सकते थे। और फिर छिपाने की क्या बात है? अब जब वहां से तस्वीरें सामने आ गई हैं, तब सफाई देनी पड़ रही है ना कांग्रेस को। देखिए अंजू जी, इनका इतिहास रहा है, इन्होंने हमेशा ही जो रॉन्ग पार्टी है, जो भारत के खिलाफ रही है, ये इन्होंने हमेशा उनका साथ दिया। हमने हिस्ट्री में देखा है कि इनके बेशक नाना हो या इनकी दादी हो, पिता हो, इन्होंने हमेशा हमास के साथ खड़े रहे। ये पैलेस्टाइन के साथ खड़े हुए, ये कभी भी इज़राइल के साथ खड़े नहीं हुए। दे आर व्हाई इट इज़ कि हमेशा ये ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द आइल होते हैं। ये कभी भी राइट साइड पे आते ही नहीं है। क्यों? या इनको सिर्फ़ उनसे प्यार है जो इनकी जेबें भरते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट करना क्या भारत के हित की बात थी? अगर हित की बात थी तो ओपन क्यों नहीं कर देते उस एग्रीमेंट को? मैंने बड़ी बार कांग्रेस से बात करी है। आई सेड हिम्मत है तो एग्रीमेंट ओपन कीजिए ना, जो आपने साइन किया है बेशर्मी के साथ यहाँ पर। मुझे तो मालूम है इन्होंने क्या किया है। कैसे इन्होंने देश का सौदा यहाँ बैठ के कर लिया। मैं चाइना में रहता हूँ तो आई नो व्हाट हैज़ हैपेंड हियर और इसीलिए चाइना इनको प्यार भी करता है। क्यों? उन्हें भी ऐसे पप्पू ही चाहिए जो देश का सौदा कर सकते हैं किसी भी कीमत लेकर। और इन्होंने मोटी कीमत ली है भारत को तबाह करने के लिए। अभी भी यही काम हो रहा है समांथा जैसी लेडी को जो जा रहे हैं वहाँ पर। अगर देश के हित के लिए गए थे आप, तो उजागर कर दीजिए। कहाँ-कहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं, इट इज़ वेरी ईज़ी टू नो। ये नहीं करेंगे, क्यों? ये बेशर्म लोग हैं। इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता, लोग इनको गालियाँ निकालते हैं इनके मुँह के ऊपर, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जैसे लोग इनको इनके पर्दे-फ़ाश करते हैं विद फैक्ट्स। मैं कोई सेंसेशंस क्रिएट करने वाला आदमी नहीं हूँ, फैक्ट्स के साथ बात करूँगा। तस्वीरें हैं मेरे पास, पूरी इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने क्या किया है। तभी सबसे पहले मैंने आपके साथ ये शो किया है कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री। मैंने किसी से भी बात नहीं करी। मैंने कहा अंजू जी इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है, लोगों को जगाना ज़रूरी है कि हमारी पीठ के ऊपर क्या कुछ हो रहा है, कैसे प्लानिंग चल रही है कि यहाँ दंगे किए जाएँ। और इनका एक और प्लान भी है कि दंगे कराए जाएँगे और उसके बाद भांडा फोड़ेंगे हिंदुओं के ऊपर कि मोदी जी की आरएसएस की टीम जो है, इन्होंने सारा काम किया। ये पहले बता रहा हूँ आपको। ये सारा का सारा वही विक्टिम कार्ड वही खेला जाएगा जो आज इज़राइल के बाद हमास के लोग वहाँ पर कर रहे हैं, गाज़ा के अंदर कि देखिए कितना ये हमारे ऊपर बॉम्ब्स फेंके जा रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। एक्टिंग की वीडियोज़ हमने देखी हैं सारी, कैसे एक्टिंग उनसे कराई जाती है और कैसे अल जज़ीरा वो एक्टिंग की वीडियोज़ को वायरल करता है पूरे देश में। वही काम हमारा बिका हुआ मीडिया इन कांग्रेसियों के साथ मिलकर उसी शांति दूतों को भड़काएगा, आग लगवाएगा और भांटा फोड़ेगा आरएसएस के ऊपर। लिखवा लीजिए मेरे से 2024 मई तक आपको ये सब कुछ होता हुआ दिखेगा। और जो चीज़ हमने पिछले 9 साल में देखी नहीं थी कि कोई सीरियल ब्लास्ट नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, शांति से देश चल रहा था। अब वो टाइम खत्म हो गया। केरला में हमने आज उसकी दस्तक देख ली है और ये अभी शुरुआत है, आगे-आगे देखिए क्योंकि राहुल गांधी जब भी बाहर गया है ऐसी मीटिंग्स करने के लिए, वापस आकर इसने अपने एजेंडे को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी किया है क्योंकि इसको देखना होता है कि जो मैं करके आया हूँ क्या ये फिज़िबल है? उसने देख लिया आज केरला में करके, अब ये रुकेगा नहीं। ये आदमी बहुत बहुत ही साँप से ज़्यादा खतरनाक ये आदमी है और ये अब सीट को पाने के लिए इतना भूखा हो चुका है, ये किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। सुमित जी, जो कुछ कोची में हुआ, वहां तो बड़ी अजीब बात ये कि 3 दिन का ये जो कन्वेंशन वहां पर बताया जा रहा है, किसी कन्वेंशन सेंटर में कोई कार्यक्रम चल रहा था जिसमें कि हमास का जो एक पूर्व चीफ बताया जा रहा है, खालिद मशाल, वो वर्चुअली संबोधित कर रहा था वहां पे बैठे लोगों को। तो केरल की वो जो वामपंथी सरकार क्या कर रही थी? उनको लगाम नहीं कसनी चाहिए थी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी ने सबकी लगाम कस के रखी है? अंजू जी, व्हाट डू यू मीन बाय वामपंथी? वामपंथी का मतलब ही ये है कि भई आप जो ऐसी फोर्सेज़ हैं, नेगेटिव फोर्सेज़ जो देश के टुकड़े करने में सक्षम हो, एजेंडा चलाती हो, उन्हीं का तो सपोर्ट करती है, उसी को तो वामपंथी बोला जाता है। तो ये वामपंथी वही काम कर रहे थे जिसके लिए मशहूर हैं। लेकिन मुझे गुस्सा आज मोदी गवर्नमेंट से है। देखिए जहाँ पर अच्छी कब काम करते हैं मोदी जी, हम उनके साथ हैं। लेकिन आप ऐसे हमास के लीडर को आप परमिशन दे दें कि लाइव वो टेलीकास्ट करे, लोग वहाँ भड़कें और एजेंडा क्या था? हिंदुओं के अगेंस्ट, ज्यूज़ के अगेंस्ट। भई आप बुलडोज़ करने की बात करते हैं हमें, भारत के अंदर वो भी।
हाउ कैन यू अलाउ दिस? और अगर चलो उन्होंने कर भी दिया और मोदी गवर्नमेंट को पता नहीं लगा, आपने कोई एफआईआर भी लॉन्च नहीं करी अगले दिन, दैट मीन्स कल को जितने भी ये पाकिस्तान के अंदर ये हाफिज सईद बैठा है, कल को वो भी लाइव टेलीकास्ट करेगा अपने एजेंडास को। क्या आप वो भी अलाउ करने वाले हैं कल को? क्योंकि 24 के इलेक्शन आने वाले हैं और आप अपीजमेंट में लगे हैं कि किसी तरीके से हमने इनको नाराज नहीं करना। फिर आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? अगर आप भी उसी गेम में फंसते जा रहे हो, देन व्हाट इज द डिफरेंस? टुडे मेरा जो गुस्सा है वो मोदी गवर्नमेंट से आज, कि भाई आपने उसके अगेंस्ट एफआईआर तक भी लॉन्च नहीं करी, उन ऑर्गेनाइजर्स को आपने आकर पूछा नहीं दैट आपने ये कैसे काम कर लिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, आपने उनसे भी पूछा नहीं। को नो नथिंग, कि कोई हिला ही नहीं पूरे देश में, ना किसी हिंदू ने, ना कोई वकील, ना जज, किसी ने भी इसका नोटिस ही नहीं लिया। अगर ऐसे ही देश को चलाना है तो मैं दुख से बोल रहा हूं, आप देश को बचा नहीं सकते। फिर you cannot take sides. There cannot be good terrorist and a bad terrorist. Terrorist is a terrorist. भाषा वही होनी चाहिए जो यूपी में चल रही है, जो असम में चल रही है। अगर आप वो भाषा नहीं देना चाहते, मैं आपके शो पे बड़ी बार बोल चुका हूँ, महाभारत के टाइम पर आप पुरुषोत्तम राम बन के इस जंग को जीत नहीं सकते, आप हार जाओगे। आपको कृष्ण बनना पड़ेगा, हे अर्जुन हथियार उठा। आपको ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इलेक्शन तो क्या, आप देश भी हार जाओगे। और इस सारी फोर्सेस को तो ये वामपंथियों ने इकट्ठा कर ही लिया। मीडिया आपके हाथ से निकल गया, एजुकेशन सिस्टम के अंदर ऑलरेडी उनकी घुसपैठ है, मीडिया आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट सारी से सारी जो ये ऑपोजिशन है सारी एकजुट है, सारे वर्ल्ड की पावर्स एकजुट हो गई हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, ताकि मोदी जी को हराया जाए। और हमारे देश के लोग तो वैसे ही बेवकूफ हैं, जहां पर 200 यूनिट फ्री मिलेंगे ये तो बिक जाएंगे। आप कैसे बचाओगे? और एक बार ये हार गए, अंजू जी, आई कैन बेट यू इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू लिव इन दैट कंट्री एनी मोर। ताजुब इसी बात का है सुमित जी कि हमास का एक एक्स लीडर उस कार्यक्रम को संबोधित करता है और खुफिया तंत्र को क्या सच में इस बारे में कुछ पता नहीं था? और अगर देखिए, पता था तो अब तक ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ सच में एफआईआर तो होनी चाहिए थी ना, कार्रवाई तो होनी चाहिए थी। और आप देखिए वो खत्म होते होते 3 सीरियल धमाके भी हो गए। अंजू जी, आप ये ये सोच, वो कार्यक्रम इंटेलिजेंस हुआ। का फेलियर नहीं है, इंटेलिजेंस हम्म। का फेलियर नहीं है, इट्स अ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, इंटेलिजेंस का काम है ऊपर अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना, हम्म। एक्शन अथॉरिटीज ने लेना होता है। मैं कहता हूं कि अगर इंटेलिजेंस को पता नहीं भी लगा कि एक वर्चुअल टॉक होने वाला है, हो सकता है कि ना पता लगा हो, लेकिन पता होने के बाद आपने क्या नहीं किया? जो करना चाहिए था वो था एक एफआईआर लॉन्च होती उन ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ, और उन्हें अगर सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर वर्ग के लोगों के लिए रात को मिडनाइट भी वो खुल सकती है, इस मुद्दे के लिए भी रात को कोर्ट खुलनी चाहिए थी। अगर रात को नहीं खोली है तो कल आज सुबह इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी। क्या वीकेंड्स के ऊपर कोर्ट्स नहीं खुलते? बहुत नॉन इम्पोर्टेंट जो मुद्दे होते हैं उसके लिए कोर्ट्स खुलती हैं। ये तो राष्ट्र की रक्षा का मुद्दा था, उसके ऊपर भी कोर्ट खोली नहीं गई और कोई एफआईआर लॉन्च नहीं करी गई, ना ही किसी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च हुई है। तो मुझे इसी बात का दुख है कि एक्शन इज नॉट टेकन बाय सिक्योरिटी फोर्सेस, इट इज ऑलवेज हैज टू बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। होम मिनिस्ट्री का काम था, होम मिनिस्ट्री ने अपना काम नहीं किया। और इसलिए मुझे डर लगता है भारत का, जब मैं ये सारी फोर्सेस को एकजुट होकर इंटरनेशनली ऑल्सो, मुझे मालूम है चाइना में रहता हूं मैं, और सबसे पहले मैंने यहाँ पर उजागर किया था कि चाइना कैसे हमारे मीडिया हाउसेस को खरीद चुका है, उसके अंदर घुसपैठ हुई हुई है, कैसे ही एजेंडास को फैला रहे हैं मोदी जी के खिलाफ चाइना की फेवर में। और राहुल गांधी को तो जैसे पुरुषोत्तम राम आके नीचे आगे हों वैसे दिखाया जाता है। तो ये चीजें जब मैंने बोलनी शुरू कर दी तभी सारा लेफ्ट विंग मीडिया मेरे पीछे पड़ गया था, मुझे सीसीपी एजेंट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था, ये सीसीपी का एजेंट है, ये उनकी भाषा बोलता है, जबकि मैं भाषा चाइना की नहीं भारत की बोल रहा था। लेकिन ये मेरे पीछे पड़ गए थे और आज तक मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो आपको समझना चाहिए, हमारे जैसे लोग अपना काम कर रहे हैं, क्या होम मिनिस्ट्री या मोदी गवर्नमेंट वो काम कर रही है जो इन्हें करना चाहिए, जो योगी जी कर रहे हैं, जो असम के अंदर विश्वास जी कर रहे हैं? क्या क्या ये लोग वो 24 के इलेक्शन से इतने डरे हुए हैं कि आप जो जवाब देना चाहिए वो देना ही बंद कर दिया?
इसी बात का मुझे दुख होता है कि इलेक्शंस आर मोर इम्पोर्टेंट और कंट्री इज इम्पोर्टेंट। हमने तो आपने मुझे मैंने हमने तो अपनी लाइफ को दांव पे लगाया हुआ है। जो वीडियोस हम लोग चाइना से बैठ के बना रहे हैं, आपको पता भी नहीं है मुझे कब उठा के ले जाएंगे, और पता भी लगेगा नहीं किसी को, और किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। जो जी फर्क पड़ेगा तो शायद मेरी वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को, पूरे देश को फर्क भी पड़ेगा नहीं। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं एक बार वीडियो बना रहा था, लाइव शो था मेरा यूट्यूब के ऊपर ही, और मेरा यूट्यूब बंद हो गया क्योंकि मेरा पीछे से चाइनीज गवर्नमेंट ने इंटरनेट बंद कर दिया था। तो मैंने दूसरा इंटरनेट रखा हुआ था, तो मैंने उसको रिवाइज करने के लिए 2 मिनट लग गए, और लोगों ने कमेंट डालने शुरू कर दिए, और जैन को उठा के ले गई पुलिस, और पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। वो बढ़िया हो गया। दैट मीन्स मुझे पुलिस उठा के ले जाए, लोग भगड़े डाल रहे हैं। और यही विडंबना है भारत की। हमारे हिंदू लोग जो हैं, हमारे लोगों के ऊपर जब गलत काम होता है, ये तालियां बजाते हैं कि भाई इसके साथ हो गया, बड़े बढ़िया हो गया। जब इनके साथ होता है तो रोते हैं। तभी हिंदू भी हिंदू के साथ खड़ा नहीं होता। क्यों? ये किसी के साथ खड़े नहीं होते तो दूसरे बोलते हैं हम भी क्यों खड़ा करें। भाई आप और मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के ये चीजें बना रहे हैं, किसके लिए? हमें को फायदा हो रहा है इसमें? ये भारत के लोगों के लिए, और भारत के लोग हैं जो अपने ही लोगों के साथ खड़े नहीं हैं। इसलिए शायद मोदी जी ने भी हाथ खड़े कर दिए इनके लिए। ये निकम्मे हैं, इनके लिए कुछ भी कर दो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये नमक हराम है एक नंबर के। ये किसी के साथ भी खड़े नहीं है, किसी के भी साथ देने को तैयार नहीं है। ये वहीं पे बिक जाएंगे जहां पर इनको 200 यूनिट फ्री मिलेंगे, और यही दुख की बात है। सुमित जी, ये सही बात है, आप जिस तरह से आईना दिखा रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ ना सिर्फ इस देश का विपक्ष, बल्कि वो एंटी इंडिया एजेंडा चलाने वाले लेफ्ट लिबरल जमात के सारे लोग लगे हुए हैं। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक ऐसी जमात है जिसको हम सबको मिलकर डिफीट करना है। पर ऐसे माहौल में अब आपको क्या दिखता है? आप तो जिस देश में बैठे वहां से देख सकते हैं कि भारत कितनी तरक्की कर रहा है, तो लोगों को ये सब तो समझ में आना चाहिए ना। कहते हैं ना, शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है लोगों की बड़ी। तो लोगों को कम से कम याद तो रखना चाहिए कि पिछले 10 साल में मोदी किस तरह से देश को कहां से कहां लेकर चले गए। राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्रवादी फीलिंग जो है वो हमको पिछले 10 सालों में ही तो आई है। अंजू जी, अगर मैं चाइना में बैठकर आज हिम्मत कर रहा हूं कि ये वीडियोस बनाऊं, आपसे खुल के बातें करूं, लोगों को जगाऊं, तो ये वही राष्ट्र की जो भावना है जो इन्होंने उजागर करी हमारे लिए, ये उसी के कारण है। और मेरी मेरी खुशनसीबी है कि बहुत संत हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना भी है, मेरी 1-to-1 इंटरेक्शंस भी हैं। मैं बहुत ग्रुप्स को भारत में लेके भी आया हूँ चाइना से, इनको सनातन के साथ जोड़ने के लिए। और जब मेरी बात होती है उनके साथ, उन सबका एक ही चीज होती है कि हमारा आशीर्वाद है मोदी जी के साथ। और जब मैं ये चीज देखता हूँ कि वे इतने संत, इतने महात्मा लोग दिल से मोदी जी को प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, ये सनातन की धरती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग मोदी जी के साथ खड़े नहीं होते, लेकिन ऊपर वाला वो साथ में खड़ा है। अभी जो ये भद्राचार्य जी थे, उनके फंक्शन के ऊपर मोदी जी गए हुए थे। आप देखिए उनका क्या फीलिंग्स थी कि मेरे दो ही मित्र दुनिया में, मोदी जी और ऊपर श्री कृष्ण। इससे बड़ी पदवी शायद किसी को मिल नहीं सकती। और उन्होंने आउटराइटली एक आशीर्वाद दिया हुआ है मोदी जी को कि भाई मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, आप 24 में आप ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सारी ताकतें आपके अगेंस्ट खड़ी होंगी, लेकिन हम लोग आप उन ताकतों को ढेर कर देंगे। दैट मीन्स जो स्पिरिचुअल पावर है सनातन की, वो मोदी जी को जिताने वाली है। और मोदी जी ने सनातन के लिए जो काम किया है वो भी छोटा नहीं है। आप सोच के देखिए, जितने कॉरिडोर बना दिए, राम मंदिर जैसा मुद्दा सॉल्व कर दिया, और बाकी एक कैलाश रह गया था, वहां बैठकर भी पूजा अर्चना करके आए हुए हैं। तो ये जो सनातन की पावर है प्लस हिज परफॉर्मेंस, कहीं ना कहीं लोगों को टच भी करेगी, करनी भी चाहिए। और हमारे जैसे लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों को जगाने के लिए। मुझे लगता नहीं है कि हमारी जो मेहनत है वो बेकार जाएगी। अंजू जी, मुझे मालूम है आप कितनी मेहनत करती हैं, सुबह शाम आप वीडियोस बनाती हैं। आपकी तबीयत भी खराब है, मेरी भी खराब है इस वक्त, लेकिन हमने बोला शो शुड गो ऑन। लोगों को जगाने का काम हमारा हर रोज का है। और मैंने तो पहले बोला है कि मैंने जो यूट्यूब के ऊपर भी 3 महीने हुए मुझे आए हुए, 3 या 4 महीने, और मैं ये 24 तक आने वाला हूँ। एक बार हमारी गवर्नमेंट, हमारी का मतलब है जो डेवलपमेंट लेके आ रही है, जो भारत का नाम रोशन कर रही है, भारत का नाम रोशन हो रहा है तो हमारा जो हम लोग बाहर बैठे हैं, हमारा नाम भी रोशन होता है, हमें भी एक इज्जत से देखा जाता है।
पहले दे यूज्ड टू से यू आर फ्रॉम अ पुअर कंट्री, नाउ दे डोंट से दैट। अब हमें पुअर कंट्री नहीं देखा जाता, हमें डेवलपिंग कंट्री की तरह हमें देखा जाता है। हमारा भी गर्व से हमारा भी सीना चौड़ा होता है जब हम रोज देखते हैं कि कभी चंद्रयान जा रहा है। लोग पूछते हैं मुझे, क्या आपने कैसे कर लिया चीजों को? तो दैट मीन्स वी आर टचिंग द एनिमी कंट्रीज। और यही बिल्कुल। चीज है जो मुझे लगता है कि भी हमें जिताएगी भी। हिंदू साथ में खड़ा हो ना हो, ऊपर वाला साथ में खड़ा है, मुझे विश्वास है इस चीज का, वो कभी भी हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। लेकिन हम फिर भी हिंदुओं को जगाने की कोशिश करते हैं, जागो, जागो और अपनी गवर्नमेंट को बचाओ, ताकि देश को बचा सकते हो। अदरवाइज इट इज डिफिकल्ट फॉर यू। इसलिए ये आपको कई बार लगेगा कि आई एम टॉकिंग नेगेटिव, मैं नेगेटिव बात नहीं करता हूँ, आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन। लेकिन जो सिनेरियोज हैं, मेरा काम एज अ कंसल्टेंट, आई हैव द राइट एंड दिस इज माई स्टाइल ऑफ टेलिंग कि दिस इज गुड, दिस इज बैड। नाउ यू बिल्कुल। हैव टू चूज विच साइड यू हैव टू स्टैंड। आपको सिर्फ इसलिए कि सनातन जो है वो ऊपर वाला जिताएगा, जो किस्मत में होगा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, कुछ खुद भी करना पड़ता है। तो इसलिए शायद लोग जागेंगे इन सारी चीजों के साथ, और मुझे विश्वास है लोग जागेंगे भी। और ऊपर वाला तो जाग ही रहा है। बिल्कुल, लोग जागेंगे और ऊपर वाला भी जाग रहा है। अभी तो देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है अयोध्या में, और उसको लेकर भी कितनी मिर्ची लगी हुई है विपक्ष को। देखो कितनी टीका टिप्पणियां हो रही हैं। वो लोग न्योता चाहते हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जिनके वकील सुप्रीम कोर्ट में कहा करते थे कपिल सिब्बल कि राम तो काल्पनिक है, उस पर तो बात ही नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में उनको लग रहा है कि किस बहाने से वो भी अयोध्या पहुंच जाए राम मंदिर के जो भव्य कार्यक्रम होगा उसमें हिस्सा लेने के लिए। तो आप सोचिए कि कहां कहां उनको टच कर रही है मोदी सरकार और कहां कहां वो बिलबिला रहे हैं। देखिए मोदी जी का मुझे जो स्पिरिचुअल करेक्शन है वो बड़ा क्लियरली दिखता है। शायद मोदी जी भांप लेते हैं कि दूसरा आदमी कौन सी हरकत करने वाला है, तो उसकी तैयारी इनकी पहले से होती है। तो इनको मालूम था कि भाई ये सारे काम होने वाले हैं। उन्होंने भी टाइमिंग इलेक्शन से जस्ट पहले राम मंदिर की इनॉग्रेशन की रखी। पार्लियामेंट ऑलरेडी हो गया है, चंद्रयान चला गया है, वंदे भारत पूरे भारत के अंदर ऑलरेडी दौड़ रही है। हम्म। और आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए पूरे भारत का, हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे कि भारत में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कभी आ भी सकता है जिसमें बारिशों के बाद खड्डे ना हो। ऐसा कभी हमने सुना ही नहीं था, देखा ही नहीं था। और अब हमें चिंता नहीं होती। मैं खुद ट्रैवल करता हूँ भारत के अंदर, मैं खुद ड्राइव करता हूँ, ड्राइविंग का मुझे शौक है। और 130 140 की स्पीड पे गाड़ी जाती है, और मुझे चालान भी बड़े मिलते हैं वहां पे जाकर। और लेकिन मजा आता है अभी वहां पर ड्राइव करके। तो ये चीजें ऐसी हैं। अभी एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, इट लुक्स लाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले तो बस अड्डा लगता था, लोकल बस अड्डा। इवन जो बस स्टैंड्स हैं वो भी बेटर हुए हैं पहले से। अभी बहुत काम करने वाला बाकी है। मैंने अभी कई रिप्रेजेंटेशंस दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जहां पर और चीजें हम चेंज कर सकते हैं। गडकरी जी को मेरी कोशिश है कि अगली बार मैं जब जनवरी के अंदर मैं आ रहा हूँ, तो आई गिव देम सडन थिंग्स कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं जो चीजें मैंने चाइना में देखी हैं रोडवेज में और बसेस के स्ट्रक्चर के अंदर। सो जो रेलवेज का मैंने अपग्रेडेशन देखी है ट्रैक्स की, इट इज रिमार्केबल। भाई 1000 प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया हमने एक साल में। ये काम तो बड़ी बड़ी महाशक्तियां नहीं कर पाई। आप आप उसके बाद बोलें कि भाई भारत ने तरक्की क्या किया है, मोदी जी ने किया क्या अभी तक हमारे लिए। मुझे हैरानी होती है लोगों के ऊपर कि शायद इनको पता ही नहीं है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया था और मोदी जी ने 9 साल में क्या करके दिखा दिया। इनको कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल, और कंपैरिजन करना पड़ेगा, ज्यादा दूर ना जाए। यूपीए के 10 साल का और ये जो मोदी सरकार के 10 साल का, इसका कंपैरिजन ही कर लें तो सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि मतलब यूपीए का नाम तभी तो बदल दिया उन्होंने, इंडिया अलायंस कर दिया, क्योंकि यूपीए के साथ इतने घोटाले जुड़े हुए हैं कि यूपीए का नाम लेते घोटाले सामने आते, इसीलिए इंडिया अलायंस नाम रखा इन्होंने। लेकिन चलिए, मोदी का जो करिश्मा है, जो उनकी पर्सनालिटी में एक करिश्मा है, वो तो लोगों के दिलों पर अभी भी राज करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकार देश को आगे लेकर जा रही है, जिस सरकार के राज में देश इतनी तरक्की कर रहा है, वही सरकार 2024 में आए। आपने लेकिन जो घटनाक्रम देश में हो रहे हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं एंटी इंडिया लॉबी के साथ, उसको लेकर जो तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दिए, जो अलर्ट किया है उन्हें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वक्त निकाला इस चर्चा के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।